सो आज हम एक प्रॉब्लम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम है द हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर द solubility of N2 gas in water at 298 Kelvin is 1.0 × 10⁵ atm. The mole fraction of N2 in air is 0.8. What is the number? What is the number of moles of N2 from the air dissolved in 10 moles of water at 298 Kelvin and 5 atm? So question is that question actually we have to give the diagrammatically representation of the question. So question is like that. This is your water. It is given 10 moles of water. So here it is 10 moles. Air above. The pressure of air is 5 atm. Pressure is your 5 atm. The air pressure of air, the total pressure. And another thing is given. This is Henry's law constant. So in solution, Henry's law constant Kh equal to 1.0 × 10⁵ atm. तो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि आपको एयर में एयर का प्रेशर है 5 atm, उसमें से नाइट्रोजन इज सोल्यूबल गोइंग टू बी सोल्यूबल इन 10 मोल्स ऑफ वाटर और KH भी दिया हुआ है। तो इसको आपको निकालना है कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इज सोल्यूबल। नाइट्रोजन डिजोल्व हो रहा है, नाइट्रोजन का कितना मोल इसमें डिजोल्व हो रहा है, दैट शुड बी फाइंड आउट। तो KH is given, number of moles of water is your 10 moles, clear, and mole fraction of N2. The mole fraction of N2 in air is 0.8. This one in air. And this is KH. So last day in formula what we have learned, we just go through the formula. This is PA in air. We can write P of N2 in air, KH into XA in liquid phase. So you use that formula. Or in gas phase we have P of N2 is equal to X of N2 into P2. Everything takes place in air. Last day we have given two formulas, you just go through that one. इसमें एयर में हो रहा है, और अगर लिक्विड फेज में हम करेंगे तो लिक्विड फेज एक लिक्विड एक एयर में होता है, तो इसमें होगा P of N2 इज इक्वल टू KH X of N2। तो ये जो X of N2 रहेगा आपको, ये लिक्विड फेज में होता है और ये गैसियस फेज में होता है और एयर में होता है। सो ये दो फॉर्मूला है, इसमें पूरा जो है लिक्विड फेज में हो रहा है। तो इसमें लिक्विड फेज में ये हो रहा है, तो आपको जो जो फॉर्मूला है वो बैठा देते हैं। दिस इज 0.8, X of N2 in air is 0.8, टोटल प्रेशर दिया है 5 atm, तो P of N2 आएगा आपका 4.0। तो ये बन गया आपका ये दूसरा फॉर्मूला जो ये है
P of N2 equal to KH into X of N2। तो KH का फॉर्मूला तो हमको 1.0 इंटू 10⁵ X of N2 मीन्स number of moles of N2 plus number of moles of N2 number of moles of water। So P of N2, ये तो वैल्यू हमको मालूम है कि प्रेशर कितना है P of N2। So to put the P of N2 from here, this is your 4 is equal to आपका बन गया 1.0 इंटू 10⁵। आप इसको इग्नोर कर सकता है, तो n of N2 by n of H2। So how are we going to calculate all these things? n of N2 and number of, ये वाला हिस्सा हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इज 10 एंड दिस इज व्हाट 4 डिवाइडेड बाय 1.0 10⁵। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 आपका रहेगा 4 डिवाइडेड बाय 1.0 10⁵ इंटू 10, तो 4 इंटू 10⁻⁻⁴। अभी पूरा न्यूमेरिकल को एक बार देख लेते हैं। क्या है कि आपको एक रिलेशन जो दो दिया है उसको याद रखना है। इसमें क्या दिया है कि हेनरीज लॉ कांस्टेंट दिया हुआ है इतना, n ऑफ H2 तो ये ठीक है, और ये वाला क्या दिया है मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन एयर। तो एयर से पूरा फॉर्मूला ये बनता है P of N2 X of N2 इन P टोटल, एंड टोटल प्रेशर भी दिया हुआ है। टोटल प्रेशर आपका 5 atm है, तो बाय दैट यू कैन कैलकुलेट प्रेशर ऑफ N2। तो एयर में प्रेशर इतना हो रहा है, और एक फॉर्मूला है कि P of N2 X of N2 एंड KH, एंड ये वाला है लिक्विड में। अब एक बात याद रखिए कि ये दिस वन इन द लिक्विड फेज एंड दिस वन इन द gaseous phase। So you can find out the in the liquid phase n of N2 by n of N2 plus n। इसको इग्नोर कर देंगे, we have that value, we have that value, we can calculate out the other things। So you practice it once, if you have getting any problem you can ask। नेक्स्ट में ये हो रहा है आपका कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। तो इसमें जो डेफिनेशन हमने दिया हुआ है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर above the liquid surface in equilibrium with the liquid at a given temperature is called vapor pressure। So अगर लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम में रहा, तो प्रेशर कुकर ले लेते हैं, इसमें लिक्विड है, तो n इन दैट टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम ये जो वेपर्स हुआ है उसका प्रेशर कितना है, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। The pressure exerted by the vapors above the liquid surface in equilibrium with the liquid at a given temperature is called vapor pressure। Now factors on which vapor pressure depends are nature of liquid। So आपका obvious है कि nature of liquid पे vapor pressure जो है वो depend करेगा। So liquid जो होता है कि जिसमें intermolecular force weaker होता है, तो उसमें vapor pressure ज़्यादा होगा। अगर स्ट्रॉन्ग हुआ इंटरमोलिकुलर फोर्स, तो क्या होगा कि लिक्विड पार्टिकल्स वन अट्रैक्ट द अदर ट्रेमेंडसली, सो दे कैन नॉट एस्केप। सो इसमें नेचर ऑफ लिक्विड में याद रखो कि जिस लिक्विड्स में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। जैसे कि आप पकड़ लो कि आप H2O ले लिए और H2S हो, तो H2O का वेपर प्रेशर कम होगा, क्योंकि H2O मॉलिक्यूल एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बंधा हुआ होता है। तो H2O में आपको मालूम है कि ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता रहता है, तो वन कैन नॉट एस्केप बाय लीविंग द अदर। तो इसके लिए इसका क्या होगा कि वेपर प्रेशर कम होगा कंपेयर टू H2S। इसके बाद टेम्परेचर एक फैक्टर है, तो टेम्परेचर के साथ तो ये वेपर प्रेशर का क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज़्यादा टेम्परेचर दोगे, आपको वाटर भी मिला है, तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर देंगे इतना ही इवापोरेशन होगा।
इसके बाद वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, उसमें से आपको राउल्स लॉ 2 मिलेगा। एक राउल्स लॉ है आपका नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन वोलेटाइल सॉल्वेंट। अगर पानी में हमने कॉमन सोल्ट डाल दिया तो कॉमन सोल्ट वाला क्या होगा, ये नॉन वोलेटाइल होगा। कॉमन सोल्ट तो विल नॉट इवापोरेट एंड वोलेटाइल सॉल्वेंट मतलब पानी तो इवापोरेट करेगा। तो कॉमन सोल्ट प्लस वाटर, इसमें क्या होगा, अगर कॉमन सोल्ट पानी में डाल दिया तो कॉमन सोल्ट क्या करेगा, जो लिक्विड सरफेस का पकड़ लो कि 20% एरिया भी कवर कर दिया, तो ये 20% एरिया से वेपोराइजेशन क्या कम होगा। तो जितना भी हम सोल्यूट ज़्यादा देंगे वेपर प्रेशर विल रिड्यूस। तो इसमें क्या स्टेटमेंट देख लेते हैं। दिस लॉ स्टेट दैट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट in volatile solvent is directly proportional to the mole fraction of the solvent in solution at particular temperature। तो ये जो किस्सा है आपको अगर समझना है तो ये ऐसा है। स्टेटमेंट आप बार देख लो, इसको आपको लिखना पड़ेगा। अगर हमने ऐसे पकड़ लो कि एक लिक्विड है, अगर इसमें सिर्फ सॉल्वेंट होता है तो पूरा सॉल्वेंट मतलब 100% सॉल्वेंट है, तो ये जो वेपर प्रेशर क्रिएट करेगा 100% सॉल्वेंट के लिए क्रिएट करेगा। अगर इसमें हम सोल्यूट डाल देते हैं तो सोल्यूट ऑल्सो कम इनटू द सरफेस। तो इसमें से सोल्यूट के वजह से पहले 100% था, सोल्यूट के वजह से अगर ये घट के 80% हो गया तो वेपर प्रेशर भी इसके रेस्पेक्ट में घटता हुआ रहेगा। तो इसको ही राउल्स फर्स्ट लॉ बोला है कि अगर वेपर प्रेशर जो है, राउल्स लॉ इसमें बोला है कि वेपर प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। पहले 100% में 100% था, मोल फ्रैक्शन 1 था, अभी 80% आ गया, तो ये क्या होगा 0.8% हो गया। तो ये मोल फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड है कि अगर ये भी एक बात मान लो कि इसमें जब भी हम कॉमन सोल्ट देंगे कॉमन सोल्ट विल टेक सम एरिया इन द सरफेस। सो ये वाला एरिया से वाटर इवापोरेट नहीं कर रहा है, तो रेस्ट एरिया से वाटर इवापोरेट कर रहा है, तो ऑब्वियसली वेपर प्रेशर विल डिक्रीज। तो ये राउल्स फर्स्ट लॉ बनता है। इसमें राउल्स सेकंड लॉ भी लेंगे। चाहिए फर्स्ट लॉ से हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या हो रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट is varies to mole fraction of the solvent। पहले 100% था, पहले अभी 80% हो गया, तो मोल फ्रैक्शन घट गया, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज गोइंग टू डिक्रीज। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन सॉरी एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इनटू x। तो ये हो गया आपका वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, एक से हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। एक बात पकड़ लो, अगर A लिखे मोल 1 लिखे ये रिप्रेजेंट करता है सॉल्वेंट, B लिखे या 2 लिखे इसको रिप्रेजेंट करता है आपका सोल्यूट। ये भी हिस्सा आपको याद रखना। तो इसमें देखिए कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन में 10% सॉल्वेंट होता है, मोल फ्रैक्शन का 1 होता है, तो दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। फिर सिर्फ अगर इसमें पानी रहा, डिस्टिल वाटर है, तो वेपर प्रेशर इज 10%। अगर इसमें भी जितना कॉन्टामिनेशन होता रहेगा, सोल्यूट इंक्रीज करता रहेगा, वेपर प्रेशर विल डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज। अगर सरफेस में 10% सोल्यूट आ गया तो वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन बिकम 0, वेपर प्रेशर ऑफ दिस वन बिकम 0। तो ये मोल फ्रैक्शन इंक्रीज कर रहा है, वेपर प्रेशर भी इंक्रीज कर रहा है। जितना भी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इंक्रीज करेगा इतना ही वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा। उसको ये ग्राफ ये बताता है। सो राउल्स लॉ और एक है राउल्स लॉ, सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 और मोर वोलेटाइल लिक्विड्स। इसमें क्या बोल रहा है कि अगर 2 वोलेटाइल लिक्विड्स रहा, अगर पकड़ लो आप पेट्रोल और केरोसिन है, दोनों ही वोलेटाइल है, दोनों ही उड़ेगा, तो किसका ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा? जिसमें क्या होगा, जिसका मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगा सॉल्यूशन में, उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा।
अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ केरोसिन है 0.8, मोल फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोल है 0.2, तो वेपर प्रेशर ऑफ केरोसिन विल बी मोर कंपेयर टू द वेपर प्रेशर ऑफ योर petrol. This law states that at a particular temperature, the vapor pressure of solution containing two or more volatile component is the sum of the products of vapor pressure of component in pure state and their mole fraction is in solution. इसमें जो आपको बोला ये मैथमेटिकल डेफिनेशन दिया हुआ है, एक्चुअली थियोरेटिकल डेफिनेशन है जिसका मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगा सॉल्यूशन में उसका ही जितना ज़्यादा वेपर होगा। तो इसको हमने मैथमेटिकल डेरिवेशन भी किया हुआ है, इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं, ये आप पढ़ लेना थोड़ा। लेट अस कंसीडर द बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ टू वोलेटाइल कंपोनेंट्स A and B have the mole fraction XA and XB respectively. If PA and PB are the vapor pressure of the component in the solution, then according to Raoult's law क्या बताता है कि वेपर प्रेशर ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट इक्वल टू XA इंटू PA नॉट, और जितना मोल फ्रैक्शन होगा इसका ज़्यादा है, PB इक्वल टू XB इंटू PB नॉट। तो P टोटल आपको क्या बनता है, PA प्लस PB। तो इसको हमको PA प्लस PB करना है, तो आपको मतलब XA PA नॉट XB PB नॉट। तो इसको एक लिख सकते हैं, XA को 1 माइनस XB इंटू PA नॉट XB PB नॉट। एक बात देख लो बच्चों लोग, XA प्लस XB इक्वल टू 1, XA इक्वल टू 1 माइनस XB, इसको हमने यहाँ पर पुट किया हुआ। तो अगर आपको ये कंटिन्यू करते रहते हैं तो क्या होगा आपका, दिस बिकम PA नॉट और ये XB PA नॉट प्लस XB PB नॉट। तो इसमें से XB कॉमन ले लेंगे, इस PA नॉट प्लस रख देते हैं, इसको पहले ले लें, XB इसका क्या है PB नॉट माइनस PA। तो ऐसे आपका मतलब फाइनल जो है टोटल प्रेशर का ये मालूम होगा। इसमें से एक बात है, अगर हमको कि वैल्यू ऑफ XB नो देन वी कैन कैलकुलेट, और सोल्यूट का वैल्यू मालूम है तो हमको कैलकुलेशन करना आ जाएगा। इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या कर रहे हैं, इसमें पकड़ लो कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट B इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट A। तो दिस इज वेपर प्रेशर PA नॉट ऑफ द फर्स्ट सॉल्वेंट, PB नॉट ज़्यादा है, XA इक्वल टू 1। तो इसमें से इसका वैल्यू 100% होगा, XA इक्वल टू 1। यह से स्टार्ट करेगा, जितना भी XB कंटामिनेशन होता रहेगा इसका वेपर प्रेशर ऐसे 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 डिक्रीज करके 0 तक रहेगा। तो इसको XA इक्वल टू 1 to 0, जितना उसका पार्टिसिपेंट कमेगा उसका वेपर कमता रहेगा, और XB में इसको 0 है तो वेपर प्रेशर 0 है, जितना जाएगा XB का वेपर प्रेशर बढ़ता रहेगा। तो दैट विल टच दिस पॉइंट। दोनों को मिला के हमको अगर दोनों मिला दिया है तो ये वेपर प्रेशर कर्व ये रहेगा, ये होता है आपका P टोटल इज इक्वल टू PA प्लस PB। तो इतना तक बनाइए, नेक्स्ट डे इसको लेके फिर हम डिस्कस करेंगे।